हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ही होंगे। गाइस, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे परिसीमन आयोग के बारे में, जो कि आपके पॉलिटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जियोग्राफी को भी हम लोग करंट को जियोग्राफी से कोरिलेट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ईरान, टर्की, ये सारे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जियोग्राफी को कोरिलेट करके। बाकी आपके जो करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको स्किप मत करिएगा। लास्ट तक देखेंगे तभी हेल्पफुल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि कौन सा टॉपिक कौन सा पॉइंट कब बताया जा रहा है ये तो आपको पूरा देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ, कि आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ वहाँ शेयर कर दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं। तो बहुत सारे चैनल हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, उसके लिए अलग अलग चैनल है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, जो इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ना चाहता है वो भी जा करके लिंक से जुड़ सकता है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, देखना एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसका मतलब यही है, क्या आपने कभी सुना है कि प्यासे के पास प्यासा जाता है कुएं के पास, या कुआं जाता है प्यासे के पास? कुआं तो नहीं जाता है प्यासे के पास। कौन जाता है? प्यासा जाता है कुआं के पास, यानी प्यासा जाता है समंदर के पास जब उसे प्यास लगती है। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि रख हौसला, हौसला आप रखिए, और एक दिन वह समय ज़रूर आएगा जब प्यासे की मतलब उसकी प्यास देख करके समंदर खुद उसके पास आएगा कि मतलब इसके अंदर इतना पेशेंस है, इतना ही इसके पास जुनून है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतने लगन के साथ वो लगा हुआ है। तो जो भाग्य में नहीं लिखा होता है वो भी होने लगता है। तो इसलिए क्या करना है, थक कर नहीं बैठना है। कभी भी थक कर मत बैठिए, निराश मत होइए कि नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, चार बार नहीं। कब तक नहीं होगा? होगा, कभी तो होगा ही। तो देखना एक दिन मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी, और उस दिन मज़ा भी आएगा। जो बिना मेहनत के ही अगर उसको मिल जाता है कोई चीज़, तो वो उसकी कद्र नहीं करता है। लेकिन कद्र वो बंदा करता है जो इसको बहुत ही परिश्रम करके इसको मिलता है, तो वो उसको फील करता है कि कितना, तो वही यहाँ लिखा है कि उसको मिलने का मज़ा भी आएगा। तो क्या करना है, हौसला रखना और अपनी तैयारी में लगे रहना है। और एक दिन क्या होगा, समंदर ज़रूर आएगा प्यासे के पास चलकर कि चल बेटा, तेरा टाइम आ गया, अब तू स्टार्ट हो जा अपना काम करने के लिए। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? चलिए देख लेते हैं। अब जब पहला कह रहा है तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो ही जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात जो है, कई मतलब बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको तैयार होने चाहिए। एक साथ एक जगह लिख लीजिए या फिर हाईलाइट कर लिया करिए, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा, वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, एक मिनट, यूएई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दुबई। तो ये इतिहास में पहली बार है कि भारत जो है अपने देश मतलब अपने बाहर, यानी देश के बाहर दुबई में ये आईआईटी खोलेगा। और ये जो भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी शाखा अब कहाँ खुलेगी? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खुलेगी। और ये पहली बार ऐसा है। क्लियर हो गया होगा।
और ये जो है देखा जाए तो दुबई में इसकी जो स्थापना है, आईआईटी की स्थापना है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एफटीए के तहत होगी। अब एक टर्म आपके पास आ गया एफटीए। व्हाट इज एफटीए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कि अगर हिंदी में कहें इसको तो फ्री का मतलब मुक्त, टी का मतलब ट्रेड यानी कि व्यापार, एग्रीमेंट का मतलब समझौता। तो जो क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता, तो ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। एफटीए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एफटीए क्या होता है? दो या दो से अधिक देश या कोई व्यापारिक गुट है तो उनके मध्य, उनके बीच क्या किया जाता है, स्थापित किया जाने वाला एक क्या है, व्यापारिक समझौता है। क्लियर? इतनी लाइन। फिर क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो व्यापार की जाने वाली वस्तु होती है या सेवा या दोनों पर, या चाहे वस्तु या सेवा दोनों पर जो आरोपित सीमा शुल्क होता है और गैर प्रशुल्क बाधा को कम करने, या तो उसको कम किया जाता है या फिर समाप्त करने के लिए ये एफटीए किया जाता है। क्लियर? कि मतलब जो वस्तु और सेवा दोनों देशों के मध्य जो समझौता दोनों वस्तुओं के बीच जो व्यापार हो रहा है तो उस पर जो आरोपित सीमा शुल्क हैं उस प्रोडक्ट पर, उस वस्तु और सेवा पर, और जो गैर शुल्क बाधा है उनको कम करने या समाप्त करने के लिए ये एफटीए होता है। क्लियर हो गया होगा? इसमें वस्तुओं में जैसे आपका एग्रीकल्चर ले लिया जाए या औद्योगिक उत्पाद ले लिया जाए, सेवा में जैसे बैंकिंग, निर्माण, ट्रेडिंग, इन सभी का क्या होता है, व्यापार शामिल होता है। साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद आदि जैसे अन्य क्षेत्र भी इस एफटीए के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये क्या है, ये किसके बीच, मतलब इन दोनों के बीच एफटीए के तहत ये होगी। और इसके लिए इन दोनों ने बातचीत जो थी सितंबर 2021 में ही शुरू कर दी थी, इसके लिए आईआईटी के लिए। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच CEPA, एक और टर्म आ गया CEPA, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ईस्ट इकोनॉमिक पीस ए पार्टनरशिप ऐसे एग्रीमेंट। तो इन दोनों के बीच ये CEPA यानी कि इस पर जो समझौता हुआ 18 फरवरी 2022 को हुआ था। और इसके तहत दोनों देश क्या करेंगे, जो इनके सांस्कृतिक आदान प्रदान है उनको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत के तरफ से जो वाणिज्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, वो कौन है, पीयूष गोयल, तो ये शामिल थे। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर बात करें भारत में टोटल कितनी आईआईटीज़ हैं, तो 23 आईआईटीज़ हैं। और ये आईआईटीज़ जो हैं ये भारत सरकार की तरफ से स्थापित किए गए क्या हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो आईआईटी है, जैसे मैंने बताया कि ये भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, तो किस अधिनियम के तहत, 1961 एक्ट के तहत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अरब अमीरात का मैंने बताया बहुत दिन से चर्चा में है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए कि विश्व की पहली ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर पेपरलेस सरकार बनी है, पेपरलेस सरकार। ये सब आपका रिवीजन हो जाता है, कई बार बताते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये कहाँ का है, यही है, संयुक्त अरब अमीरात ही है। होप मिशन किसका है, इसी का है, होप मिशन, जो होप मिशन मंगल से संबंधित है। तो ये भी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। और भारत ने सऊदी अरब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसका क्या नाम है, एयर बबल समझौता, एयर बबल समझौता, ये भी ध्यान रखिएगा, एयर बबल समझौता। और एक पॉइंट याद रखिए जो 2021 का ही न्यूज़ है कि भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी, ये क्या है, इन दोनों के मध्य इन दोनों का पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। ये क्लियर हो गया होगा। और भारत की तरफ से जो मतलब सऊदी अरब पहुंचा था वो कौन सा था, विध्वंसक INS, ये कोच्चि, ये कहाँ पहुंचा था, सऊदी अरब पहुंचा था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एक साथ क्या करेंगे, मैप में चल करके आपको सऊदी अरब, ईरान सब के बारे में दिखा देंगे और वहीं बता देंगे, क्योंकि नीचे ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको मैं दिखा दूंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रमेश बाबू प्रज्ञानंद, यहाँ पर होना चाहिए प्रज्ञानंद, थोड़ा सा ये गलत हो गया है। प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये कार्लसन को हराया है। किसने? एक मिनट, आपको इमेज दिखा दे रहे हैं, वो कौन है? ये हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और ये हैं महोदय, इनका क्या नाम है? यहाँ ऊपर क्या लिखा था? कार्लसन, यहाँ लिख दे रही हूँ, मैग्नस कार्लसन। और पता है आपको कि ये जो है नॉर्वे के हैं, ये कार्लसन भाई साहब जो हैं ये नॉर्वे के हैं, और ये दुनिया के नंबर 1 चैंपियन, ये शतरंज प्लेयर हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, ये इन्होंने क्या किया, इनको हरा दिया, ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रज्ञानंद जो हैं, ये दुनिया के पाँचवें नंबर के, दुनिया के 5वें सबसे युवा शतरंज प्लेयर हैं, दुनिया के 5वें सबसे युवा शतरंज प्लेयर हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? प्रज्ञानंद तमिलनाडु के, जिन्होंने नॉर्वे के इनको क्या नाम है इनका, कार्लसन को हरा दिया है। और ये मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये तीसरे नंबर के बन गए हैं, तीसरे नंबर के भारतीय बने हैं। दोनों पॉइंट याद मतलब आपको लिखना है। कौन सा? मैंने बोला कि ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले दुनिया के 5वें सबसे युवा शतरंज प्लेयर हैं। सेकंड क्या फैक्ट मैंने बोला कि ये क्या है, इनको हराने वाले, यानी किसको? कार्लसन को हराने वाले दुनिया के तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यानी ये तीसरे नंबर के हैं, तो इसके पहले और कौन कौन इनको हराया है, तो देख लेते हैं कौन कौन हराया है। पहले एक है विश्वनाथ आनंद, एंड सेकंड पी हरि कृष्णा, इन दोनों ने इनको हराया था। और जब मैंने बताया कि 5वें में सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं, तो 5वें में और यानी 4 कौन हैं? तो पहले अभिमन्यु मिश्रा, सेकंड सरगेई कारजाकिन, थर्ड गुकेश डी, एंड फोर्थ जो है उनका नाम है जवोखिर सिंदारो। उन्हीं के, इन चारों के बाद ये प्रज्ञानंद जो हैं ग्रैंड मास्टर बनने वाले 5वें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर बात करें, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। एक मिनट, यहाँ शतरंज की बात हो रही है, तो एक मिनट, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था, तो विश्वनाथ आनंद। अगर यही पूछ ले कि कोनेरू हम्पी कौन है? कोनेरू हम्पी, क्योंकि अभी ये चर्चा में थी लास्ट 2021 में। कोनेरू हम्पी, ये भी क्या शतरंज प्लेयर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? अगर महिला में पूछे, पहला ग्रैंड मास्टर वो तो विश्वनाथ आनंद, लेकिन पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? पुरानी पेंशन योजना तो किसने की है? राजस्थान का बजट पेश हो चुका है, तो उसी में ये क्वेश्चन बन करके आया है। तो राजस्थान वाले ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या है, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। तो उन्होंने जब बजट पेश किया तो उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट था कि जो सरकारी सेवा मतलब गवर्नमेंट सर्विस से जो जुड़े हुए एम्प्लॉई हैं
उनको उनके भविष्य को लेकर क्या करना चाहिए, उन्हें खुद को सुरक्षित सेफ फील करना चाहिए। और जब वो सेफ खुद को फील करेंगे तभी वो क्या करेंगे, अपने सर्विस के दौरान सही दिशा में अपना क्या करेंगे, योगदान दे सकते हैं। और इसके लिए क्या करना, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो 1 जनवरी 2004 को 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जो कर्मचारी होंगे उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, इसी के लिए। क्लियर। और जो बजट पेश किया गया 22-23 का, तो इसमें एक और फैक्ट है कि ऐसा पहली बार वहाँ हुआ है कि जब राज्य में पहली बार वहाँ हुआ है कि राज्य का कृषि बजट राजस्थान एग्रीकल्चर बजट अलग से क्या किया गया, पेश किया गया। क्लियर हो गया होगा। और वहाँ एक और वहाँ की योजना है चिरंजीवी योजना। कई बार मैंने अपने ही लेक्चर में बताया हुआ है। और ये योजना किस राज्य से संबंधित है, एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी था, तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ है, चिरंजीवी योजना में क्या है, बीमा का विस्तार करने के साथ ही क्या की गई, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको भी क्या किया गया है, बहाल किया गया है। तो चिरंजीवी योजना और ये पुरानी पेंशन स्कीम और अलग से जो कृषि बजट, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत जो जीपीएफ की सुविधा, जीपीएफ निकासी यानी रिटायरमेंट के समय पर आयकर में छूट, ग्रेच्युटी लाभ जैसी कई सुविधाएं दी जाती थी। वहीं पेंशन के लिए वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाती थी। और क्या है कि जो इसी स्कीम के तहत जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको हर 6 मंथ बाद क्या होगा, हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा मिलती थी। और रिटायरमेंट के बाद उनको मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति, ये सारी चीज़ें होती थी। अब क्या है, जो नई पेंशन व्यवस्था आई 2004 के बाद से, जो नई पेंशन व्यवस्था आई, तो इसमें ये हुआ कि जो 2004 से सरकारी नौकरी किसको छोड़ करके, सशस्त्र बलों को छोड़ करके, उनको छोड़ करके जो इसको ज्वाइन करने वाले हैं उनको नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाती है। इसमें जो इस स्कीम में जो सरकार है उसका 40% अंशदान करती है। और कर्मचारी और जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी से क्या होगा, हर मंथ 10% कटौती करके क्या किया जाएगा, वो जो सरकार की तरफ से 14% यानी कि 14% जो अंशदान होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और इस स्कीम के तहत जो निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होगी और यह पूरी तरह शेयर मार्केट व बीमा कंपनियों पर निर्भर होती है। और वहीं पारिवारिक पेंशन की भी सुविधा नहीं मिलती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और फैक्ट बता रहे हैं कि जनवरी 2004 से एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम अब नेशनल लग गया, यानी कि ये किसका हो गया, केंद्र स्तर पर ये हो गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राज्य स्तर पर पढ़ रहे थे, अभी राजस्थान का पढ़ रहे थे। तो जनवरी 2004 से एनपीएस लागू है, 2004 से ही ये लागू है। तो यहाँ पर कहाँ पर छोड़ करके, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य और यूटी हैं यहाँ पर क्या है, एनपीएस लागू है 2004 से ही। केंद्र सरकार ने क्या किया था, 1 जनवरी 2004 केंद्र सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जो सरकारी सेवा में आए अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए ये शुरू की गई थी। सशस्त्र बल को छोड़ करके बाकी सभी विभाग में क्या होता है, एनपीएस लागू है। किसको छोड़ करके, ये ध्यान रखना है आपको, सशस्त्र बलों को छोड़ करके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, छोड़ करके बाकी सभी विभागों में एनपीएस लागू है। पैसे देख के तो मन कर रहा होगा सबका कि ये पॉकेट में आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, जस्ट इमेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 24 फरवरी। मजाक कर रहे थे, सीरियस मत होइएगा, थोड़ा जरूरी रहता है ना बीच में, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं, 24 फरवरी को मनाया जाता है। ये देखिए, सेंट्रल एक्साइज डे। अब इस पे ये तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, अब इसके बारे में हम आपको बहुत डीप बताने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 24 फरवरी को चलिए सेलिब्रेट कर लिया। ये जो है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की याद दिलाता है। नमक अधिनियम, नमक एक्ट
नमक एक्ट आप सोच रहे होंगे क्या है, तो हाँ, तो ये उसकी याद दिलाता है। 24 फरवरी 1944 को इसे क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को 24 फरवरी 1944 को क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। और ये हर साल आयोजित होता है, और इसका आयोजन देश के जो औद्योगिक विकास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा, देश के औद्योगिक विभाग में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जो निभाई गई भूमिका होती है, जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, उसको क्या करते हैं, उजागर करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो देश की आम जनता है उनको सीबीईसी, एक मिनट, सीबीईसी, देश की जो आम जनता है उसको सीबीईसी के महत्व के बारे में जानकारी देना है। सीबीईसी का मतलब वही है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में क्या करना है, जानकारी देना है। और इस दिन जो है केंद्रीय बोर्ड क्या करता है, कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सेमिनार, शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, फिर उसको पुरस्कार, ये सारे यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीबीआईसी के बारे में। सीबीआईसी नहीं आया ये, सीबीआईसी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सीबीआईसी जो है ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है, ये राजस्व विभाग, सीबीआईसी ये क्या है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है राजस्व विभाग की एक क्या है, शाखा है, राजस्व विभाग की शाखा है, जो क्या करती है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के ये अधीन है। क्लियर हो गया होगा। इसका कार्य क्या है सीबीआईसी का, तो इसका कार्य जो है, एक मिनट, सीबीआईसी ये इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो सीबीआईसी के दायरे में जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीजीएसटी, सेंटर जीएसटी, और क्या कहते हैं आईजीएसटी, और तस्करी की रोकथाम और नशीले पदार्थ से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित जो लेवी और संग्रह होती है, उसी का ये क्या करता है, गणना करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखें कि जो सीबीआईसी जो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, ये भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान और इससे संबंधित जो उनके सेवाएं हैं उनको महत्व देता है। ये मैंने बता दिया, आप लोग को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया शुल्क, ये आपको समझ में आ गया। अब बताते हैं कर क्या है। कर क्या है, तो कर एक तरह का क्या है, अनिवार्य भुगतान है, जिसको क्या करना पड़ता है, जो व्यक्ति होते हैं उनको अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है। ये तो सबको पता होगा कि कर क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है जिसको हर व्यक्ति को क्या करना है, सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है। वो किससे संबंधित होता है, कर आधार से संबंधित होता है, और जिसके बदले में करदाता जो मतलब जो कर दे रहा है उसको आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। करदाता को जिसके आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। कर आधार जो मैंने बताया कि कर आधार को उस कर आधार से संबंधित होता है। तो कर आधार मतलब क्या है, तो कर आधार मतलब जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, इसी को आधार बना करके ही क्या किया जाता है, कर लगाया जाता है। जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स को आय के आधार पर लिया जाता है, तो उसका कर आधार है। इनकम टैक्स के आधार पर जो इनकम टैक्स लिया जाता है उसको आय के आधार पर किसका कितना है उस आधार पर लिया जाता है, तो ये उसका क्या है, कर आधार है। तो इतना आपको तो क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कर की, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ये भी आपको क्लियर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में जो कर होता है, मतलब जो कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा वसूले जाते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना लाइन। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिनका जो वास्तविक बोझ होता है, मतलब कि टैक्स जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स वो होगा जिसका जो वास्तविक बोझ होगा, यानी जो कर से उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव होगा, इम्पैक्ट होगा, वो उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके ऊपर सरकार लगाएगी। यानी मैंने अगर सामने वाले पर मैंने क्या कहा, उससे सामने वाले से कहा कि तुम्हें 10 रुपए देने हैं,
तो वो मुझे ही 10 रुपये देगा, यानी कि मैंने उसी से मांगा, वो मुझे ही दे रहा है। तो यानी कि जो प्रत्यक्ष कर वही होता है कि उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा, तो ये उसी पर होता है। तो ये है प्रत्यक्ष कर। जब आप रिटर्न भरते हैं, और ये मतलब जब आप रिटर्न भरेंगे या आपकी सैलरी से ये सीधे क्या करेगा, सरकारी खजाने से ये टैक्स में चला जाएगा, इसी को कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और अगर बात करें कि जैसे कि और अप्रत्यक्ष कर की बात करें, तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि बिजनेस करने वाले लोगों के लिए होता है। ये बिजनेस करने वाले लोगों के लिए होता है, जैसे कि वैट कर, जीएसटी, ये सब क्या है, आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे। उस टैक्स का भुगतान जो होगा वो देश के सभी नागरिकों को करना होता है। इसमें क्या है, सभी को करना होता है, सभी नागरिकों को करना होगा। कैसे सभी नागरिकों को करना होगा, चलिए देख लेते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होगा। जब हम क्या करते हैं, कभी जब हम बाजार जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं, तो उस पर कुछ टैक्स लगे होते हैं जिनका पेमेंट हमें करना होता है। मतलब ये सीधे हम पर तो नहीं पड़ता, हमको पता भी कहीं कहीं नहीं चलता है कि हमको मतलब उस पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी जेब से ही वो जा रहा है, हम ही को वो टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जीएसटी का। जब नाम ले ही लिया तो चलिए इस पर इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए, सरकार के द्वारा केवल एक ही अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, और वो क्या है, जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये जो है 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। चलिए लागू कर लिया मैंने, लेकिन लागू तो कर लिया, लेकिन ये भी देख लेते हैं किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको अपनाया गया। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा इतनी चीजें। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो लगाए जाने वाले सभी कर थे, अभी तक बहुत सारे कर लगाए जा रहे थे, तो उन सबको क्या किया गया, हटा दिया गया, और केवल एक ही जीएसटी टैक्स लगाया गया, जो क्या होगा, जो जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विस होंगे, वस्तु और सेवा होगा, उसी के ऊपर लागू होगा। मतलब इसका क्या होगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला कर पूरे देश में क्या होगा, एक ही जैसा होगा। और इस जीएसटी टैक्स में क्या किया गया, जीएसटी टैक्स में इसको कई स्लैब में डिवाइड किया गया। कौन कौन से स्लैब में डिवाइड किया गया, इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये है आपका 0.25 सेकेंड 5% पर, 12%, 18% एंड 28%। ये आपके स्लैब जीएसटी टैक्स के लिए डिसाइड किए गए हैं। तो ये आपके कितने हैं, 5 हैं। 0.25%, 5%, 12%, 18%, 28% की दर से ये जीएसटी टैक्स को रखा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ बात कर लेते हैं कि बजट में ये पता चला कि धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो उधार से है। और बजट में धन व्यय का सबसे बड़ा स्रोत तो ब्याज अदायगी। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? एक मिनट गाइस, इस क्वेश्चन को चलने से पहले कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला 24 को, तो जब 24 तक पहुँच गए हैं तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं फरवरी मंथ का, कि जैसे 1 फरवरी को क्या मनाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि हिंदी में कहा तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड पल्सर यानी कि विश्व दलहन दिवस। 12 फरवरी को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को 2 चीज़ें मनाई गई हैं, एक विश्व रेडियो दिवस और दूसरा राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। 14 फरवरी को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, और 24 फरवरी इसको ऐड कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किया है
ईरान महोदय ने किए हैं, ईरान ने किया है कि 9 फरवरी 2022 को क्या हुआ होता है, ईरान ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का क्या किया, अनावरण किया, जो क्या करेगा, जो इसके आसपास के अमेरिकी और इजराइल ठिकाने हैं वहां पर निशाना बनाने में ये क्या है, सक्षम है। क्लियर हो गया होगा। ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 900 मील तक है, 900 मील। और यह मिसाइल जो है ठोस ईंधन पर चलती है। कौन से, किस पर चलती है, ठोस ईंधन, ठोस ईंधन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो सटीक, वो बहुत ही उच्च सटीकता है और ये पूरी तरह से घरेलू स्तर पर ही निर्मित की गई है। और ये मिसाइल जो है ये शील्ड सिस्टम को हरा सकती है, शील्ड सिस्टम को हरा सकती है। और देख लेते हैं इसमें क्या है। 1935 से पहले ईरान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1935 से पहले क्या था, ईरान को फारस, पर्शिया के नाम से जानते थे और ये दुनिया के सबसे महान साम्राज्य में से क्या था, एक था। अगर इसकी सीमा, चलते हैं मैप, अब जरूरी हो गया, मैप के पास चली चलते हैं थोड़ी देर, 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन चलिए काम चला लेते हैं। ये सऊदी अरब है, अभी मैंने बताया था कि सऊदी अरब के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, तो अभी चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं जब आ ही गया है सामने। तो ये सऊदी अरब है, ये आपका इराक है, ये आपका ईरान है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईरान, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये पर्शिया के नाम से पहले 1935 से पहले ये जाना जाता था। इसकी सीमा अगर वेस्ट में देखें, पश्चिम में, तो पश्चिम में ये इराक, जो कि मैंने राउंड कर दिया है, ये देखिए इराक, पश्चिम में इराक और तुर्की से, इराक और तुर्की से, आपको दिखेगा नहीं, आप लोग अपना मैप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा है, दिख रहा है, ब्लर है थोड़ा सा, तो इराक और तुर्की से लगती है। अगर इसका उत्तर पश्चिम में बात करें, नॉर्थ वेस्ट में बात करें, तो अजरबैजान और आर्मेनिया है, अजरबैजान और आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया है। क्लियर हो गया होगा। और उत्तर में देखें तो कैस्पियन सागर है, नॉर्थ में इसके क्या है, कैस्पियन सागर मिलेगा आपको, आप लोग अपने मैप में देखें, यहाँ एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कैस्पियन सागर। और बात करें पूर्व में, तो पूर्व में क्या है, अफगानिस्तान, पूर्व में क्या है इसके, ईरान के अफगानिस्तान, ये क्लियर हो गया होगा। और पाकिस्तान भी है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये साथ ही है। और बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या है, ओमान, ये ओमान है, इसके दक्षिण में क्या है, ओमान है, ओमान की खाड़ी। और ये क्लियर हो गया होगा, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से ये क्या करती है, लगती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और तेहरान इसकी क्या है, राजधानी है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और इसकी मुद्रा क्या है, तोमान है, इसकी नई मुद्रा इसने अपनी क्या रखी है, तोमान रखी है, ये भी क्लियर हो गया होगा। और ईरान का एक शहर है रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन से आपको याद आ रहा होगा, जो वेटलैंड डे हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को, जो भी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। तो 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, ईरान के रामसर शहर में ही रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी देखा जाए तो कितनी साइट है, 49 साइट, कितनी साइट हो गई हैं, 49 साइट हो गई इसके तहत, वेटलैंड के तहत, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इसकी ईरान की, तो ईरान के बारे में अब देख ही लेते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं जब। तो ये जो ईरान है ये कैसा देश है, तो ये ईरान आपका खाड़ी देश में आता है। और अभी मैंने बताया कि जो ओमान है और ईरान है, ओमान और ईरान, इसके मध्य जो है एक जल संधि है, इन दोनों के मध्य एक जल संधि है, वो जल संधि क्या है, हार्मुज जल संधि है, हार्मुज जल संधि। तो ये आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप यहाँ देख, हाँ ये हार्मुज जल संधि आपको मैंने बता दिया। और ईरान का जो पठार है, ईरान का जो पठार है वो कैसा पठार है, एक अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार है, जिसके, और इस ईरान का जो पठार है, अंतः पर्वतीय पठार, इसके उत्तर में देखें, नॉर्थ में देखें तो क्या है, एल्बुर्ज पर्वत है। और इसके साउथ में देखें तो जेड्रोस या फिर जाग्रोस भी कह सकते हैं, अलग अलग उच्चारण है, तो अपना हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, ये साउथ में है। और ईरान में
क्या है, मरुस्थल है, दस्ते कबीर मरुस्थल, दस्ते लूट मरुस्थल, ये भी पूछ चुका है, दो मरुस्थल जो फेमस है ईरान के। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और ये, हाँ चलिए ठीक है। और वहाँ पे एक सिटी है अबादान सिटी, जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करण और उत्पादन के लिए ईरान में जानी जाती है। अबादान शहर ईरान में ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब सऊदी भी आया था तो चलिए सऊदी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ में आया था तो सऊदी क्या है, सऊदी का एक शहर है जिसका नाम है जद्दा। जद्दा जब ये क्या है, एक बंदरगाह है। तो हज पर जाते समय क्या होते हैं, इसी जगह रुक करके ही क्या करते हैं, मक्का जाते हैं। और यहीं पर क्या है, सऊदी अरब में दो शहर है जिसका नाम है रियाद और घेबर। रियाद और घेबर, ये किसके लिए जाने जाते हैं रियाद और घेबर, पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तो सऊदी जो है सुन्नी बहुल देश है और ईरान जो है सिया बहुल देश है। ये क्लियर हो गया होगा। और जनजाति सऊदी में पाई जाती है जिसका नाम है बेदुइन। बेदुइन जनजाति जो है ये सऊदी में पाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, और हाँ एक मिनट, दो मरुस्थल यहाँ के भी आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। एक है अल नफद और दूसरा है रब अल खाली। लिख दे रहे हैं अल नफद, और क्या है दूसरा, रब अल खाली। ये दोनों मरुस्थल यहाँ के जाने जाते हैं। और दो वहाँ के बताए थे मैंने, कौन सा, दस्ते कबीर, दस्ते लूट। तो ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, बस मिल गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और ये हैं कौन, मतलब ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं कौन, उनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने ही इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ये जो डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया, ये करेगा क्या, तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, और इस डैशबोर्ड के लॉन्च करने से ये क्या करेगा, इस योजना की कड़ी निगरानी करेगा। क्लियर हो गया है। तो इसका उपयोग वही है कि जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, इसके हितधारकों द्वारा जो योजना की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो योजना की निगरानी के लिए गांव के सरपंच से लेकर निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों तक ये डैशबोर्ड का जो लिंक होगा वो पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ग्रामीण योजना है इसको देख लेते हैं। इसकी जो स्टार्ट हुआ था ये अप्रैल 2016 में हुआ था। अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुआ था और ये डिसाइड किया गया था कि क्या करेंगे, हम 2024 तक क्या करेंगे, सभी को आवास प्रदान कर देंगे। क्लियर इतना। और इस योजना यह योजना जो था सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ जो इसमें खर्च किया गया था 2.95 करोड़, इसमें सभी नहीं 2.95 करोड़, इस मतलब इतने घरों को पूरा करने का प्रयास करती है। ये योजना जो थी, ये कहा गया था कि 2.95 करोड़ हम क्या करेंगे, इस योजना के तहत इतने घरों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हुआ है 2.62 करोड़ घर आवंटित, जो लक्ष्य रखे गए थे, आवंटित लक्ष्य में से टोटल जो पूरे किए जा चुके हैं 1.73 करोड़। तो ये आपको थोड़े बहुत फैक्ट रखने हैं जब लिखना हो मेंस आंसर राइटिंग में, तो ये चीज़ आपको काम आएगी। और अगर देखा जाए इसका उद्देश्य तो वही है कि घर के निर्माण की में क्या करना, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये सब तो आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं कुछ और योजना भी देख लेते हैं फटाफट, कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें क्या था कि जो क्या कहते हैं, इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या था, तो स्वनिधि योजना के तहत क्या है कि इसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या किया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया था। तो इसमें था कि 10,000 रुपये तक जो विक्रेता को 10,000 रुपये तक का ये इसको मतलब 10,000 तक का इनको दिया जा सकता था।
जो 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्त में ये चुका सकते थे। तो ये था स्वामित्व योजना। क्या है स्वामित्व योजना? जो था ये गांव के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्र का बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ क्या था, मानचित्रण था। ये भी केंद्र क्षेत्रीय योजना थी। और इसमें क्या था कि ग्रामीण भारत के लिए क्या करना था, इसका उद्देश्य कि इसको क्या करना था कि ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में भूमि की मैपिंग करना। तो ये आपको, और इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और देख लें तो क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री द्वारा जो उज्ज्वला योजना भी है। मेक इन इंडिया 2014 में उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी 1 मई को। क्या नाम है इसका, एलपीजी कनेक्शन के लिए स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश में इसका क्या था, उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट की गई थी। और उज्ज्वला योजना 2.0 अभी क्या हुआ था, 10 अगस्त 2021 को महोबा से स्टार्ट की गई थी। सौभाग्य योजना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हाँ एक और गतिशक्ति योजना जो है ये 75वें स्वतंत्रता दिवस में घोषित की गई थी। इसमें ये था गतिशक्ति में कि समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्या किया गया था, 100 लाख करोड़ रुपए की ये परियोजना थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी? मैंने बताया था कि इसके लिए हम आपको संडे को पूरा इसकी हिस्ट्री, पूरा जो भी हिस्ट्री एंड प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है सब बताएंगे संडे को। अभी हम इसको शॉर्ट में ही निकलते हैं। एक बार मैंने और डिस्कस किया था। अभी क्या हुआ कि कल मैंने थोड़ा सा बताया ही था कि रूस ने क्या किया है, यहाँ पर अटैक की घोषणा कर दी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, यूक्रेन ने इस रूस के सैन्य अभियान के बाद यहाँ पर यूक्रेन ने क्या कर दिया, इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे जब रूस ने ऐलान कर दिया तो यूक्रेन में अब क्या है, स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। तो यूक्रेन की ये जो राजधानी है, ये आप राजधानी देख रहे होंगे, यूक्रेन की ये राजधानी क्यू। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा धमाके रशिया के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब देख लेते हैं कि इसमें क्या हम और चीज़ें आपको बता सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपातकाल एक हो जाता है कि ये जो मार्शल लॉ है, हमें जानना कि हम मार्शल लॉ क्या होता है, जो कि हमारे लिए, एक मिनट, कौन सा कलर, ठीक है, मार्शल लॉ के बारे में हम लोग जाने, लॉ के बारे में। ये आपातकाल की स्थिति जो डाली गई है वो 30 दिन तक चलेगी। इसके बाद भी 30 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये सारी बात सामने आई है। तो इसमें ये कहा है कि उन्होंने जो वहाँ के क्या नाम है, ये रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इन्होंने यूक्रेनी सेना को धमकी दिया है कि जल्द से जल्द अपना हथियार डाल दो, झुक जाओ, नहीं तो युद्ध को तुम टाल नहीं सकते हो। तो इनका कहना है, यूक्रेन के ये कहते हैं कि भैया तुम जो करना कर लो, हम तो झुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने बोल दिया हम झुकने वाले नहीं हैं। तो अभी तो यही सब चल रहा है। तो जैसा होगा बाकी हम आपको बताएंगे संडे को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मार्शल लॉ की। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है युद्ध, उसमें यूक्रेन में क्या है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और मार्शल लॉ ये क्या है, तो एक ऐसा कानून है जिसमें क्या होता है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में सेना को अधिकार मिल जाता है। क्या अधिकार मिल जाता है कि वो उस प्लेस पर क्या करे, उस एरिया पर क्या करे, शासन करे और नियंत्रण करे। क्लियर। और ये सरकार की तरफ से ये अधिकार जो है सेना को दिया जाता है। और इसी कानून को हम क्या कहते हैं, सैनिक कानून के नाम से जानते हैं। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। और मार्शल की घोषणा कब की जाती है, जैसा कि मैंने बता दिया शॉर्ट में कहें, जब देश में क्या हो, नागरिक अशांति या राष्ट्रीय परेशानी, युद्ध की स्थिति जैसी आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो उस समय सरकार द्वारा जो निर्णय, सरकार के लिए कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करती है, सभी निर्णय सेना के द्वारा ली जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि जब कोई तख्ता पलट हो या युद्ध हो तभी क्या है, आप ये मार्शल लॉ लगाया जाए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है बड़ी, तो उस पर भी क्या किया जाता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो क्या होता है, सैनिक को अधिकार मिल जाते हैं। कौन से राइट्स मिल जाते हैं उनको, उस समय सेना को क्या अधिकार मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि इस कानून के तहत क्या होता है कि विशेष मतलब जो अफेक्टेड एरिया है, प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और उस कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, किया जा सकता है।
किया जा सकता है। सेना को इसमें क्या होता है, अनिश्चित काल तक गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको रखने की भी अनुमति होती है। और इसके तहत ये जो मार्शल लॉ लगाया जाता है, इसके अंतर्गत जो नागरिक की स्वतंत्रता होती है, जैसे स्वतंत्र आंदोलन का अधिकार, स्वतंत्र भाषण, या ये सारे जो हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अब मार्शल लॉ लगा यहाँ वहाँ थोड़े बोलेंगे अरे मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको तो बोलने का अधिकार है, हमको घूमने का अधिकार है, हमको रहने का अधिकार है, हमको काम करने का अधिकार है। तो उस समय ये आपका अधिकार वाला नहीं चलेगा, वहाँ ये सारी आपकी नहीं चलेगी, वहाँ सब हटा दिया जाता है। वहाँ पे सैनिक को अधिकार दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारे हटा दिए जाते हैं। और इस कानून के तहत जो है कि इसमें सेना को यह अधिकार भी मिल जाता है कि वह किसी को भी जेल में डाल करके उसको मार भी सकती है। तो इतनी उसको पावर मिल जाती है सेना को। ये होता है क्या, मार्शल लॉ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पूरा जो है स्टोरी आपको संडे को मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है? चलिए अभी देख लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री। ये कौन कौन सा, एक तो केंद्रीय नौवहन जलमार्ग मंत्री भी हैं और आयुष मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया है, विशाखापत्तनम में, कहाँ पर, विशाखापत्तनम में, यहाँ पर इन्होंने डीसीआई परिसर में निकर्षण सदन, जिसको कह सकते हैं ड्रेजिंग, ये जा है ड्रेजिंग संग्रहालय, ये विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से यहाँ क्या होगा, इसका ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। इतना आप ध्यान रखिए पहले कि ये निकर्षण सदन, जिसको ड्रेजिंग संग्रहालय कहते हैं, इसका उद्घाटन किया है। यह जो संग्रहालय होगा, ये बिजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से क्या होगा, विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीर और जो ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल होंगे इसमें क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 23 फरवरी को इसका क्या किया गया है, डीसीआई का, अभी मैंने डीसीआई वर्ड बोला है, इसका मतलब ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है, 23 फरवरी को डीसीआई यानी ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और ये विशाखापत्तनम में डीसीआई परिसर में इसका उद्घाटन हुआ है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, डीसीआई जो है, ये समुद्री क्षेत्र में क्या है, एक महत्वपूर्ण संगठन है। क्लियर। अब चलते हैं विशाखापत्तनम पता ही है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी है उसी के मुहाने के उत्तर में ये स्थित है। और ये जो है विशाखापत्तनम भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताश्रय है। क्लियर। और ये विशाखापत्तनम जिले का मुख्यालय और भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। ये आपको रखना है कि ये जो विशाखापत्तनम है, ये भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है, पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 2 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और अब इनका जो कार्यकाल समाप्त होगा वो होगा 6 मई को समाप्त होगा। और अगर बात करें कि ये जो परिसीमन प्रक्रिया है, ये जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने में क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये। और बात करें कि परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग जो है, इसका गठन हुआ था 6 मार्च 2020 को इसका गठन हुआ था। और ये जो इस केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितने के लिए, 2 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया है। अगर बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई। एक मिनट, अध्यक्षता जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ही रिटायर्ड क्या है, न्यायाधीश हैं, रंजना प्रकाश देसाई ये इसकी क्या कर रही हैं, इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सीट की संख्या है वो 107 से बढ़ करके क्या कितनी हो जाएगी, 114 हो जाएगी, 114 हो जाएगी। किस विधेयक के तहत? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत। यहाँ पे इसकी विधानसभा की सीट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 107 से बढ़ करके 114 हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जम्मू क्षेत्र को क्या होगा, फायदा होगा। अब हम बात करेंगे परिसीमन आयोग के सदस्य की। तो यहाँ पर जो देसाई अभी मैंने बताया, रंजना प्रकाश देसाई, ये हैं। तो इनके साथ ही पैनल के पदेन सदस्य में चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, ये होंगे। और जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा, ये इसमें शामिल होंगे। और इस पैनल में 5 सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं। ये तो मेन होंगे, सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा, और मेन जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रही हैं देसाई, इनके साथ। और इसमें 5 सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं। परिसीमन होता क्या है? इसमें क्या होता है परिसीमन? ये किसी राज्य में विधानसभा, किसी भी राज्य में क्या करता है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का ये क्या करता है, निर्धारण करता है। परिसीमन क्या करता है? परिसीमन का मतलब होता है कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना चुनाव के लिए, कहाँ पर? विधानसभा और लोकसभा में। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में सामान्य रूप से देखा जाता है तो लोकसभा विधानसभा की सीट में बिना कोई परिवर्तन किए क्या करते हैं, उनकी सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाता है। और परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं, बाउंड्री कमीशन के नाम से जानते हैं। देखा जाता है तो आर्टिकल 82 के तहत इसका ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है ये भी ध्यान रखना, जो लाइन बोलने जा रहे हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होता है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होता है, एक मिनट फिर से इसको बता रहे हैं। आर्टिकल 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जब जनगणना होगी, यानी हर जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद जो संसद होगी, तो संसद के द्वारा आर्टिकल 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। पहले क्या होगा, हर जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद जो होगी उसके द्वारा आर्टिकल 82 के तहत एक परिसीमन एक्ट लागू किया जाएगा। और इस एक्ट के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, परिसीमन आयोग की नियुक्ति करेंगे। और ये जो होगी संस्था, जो होगी, ये जो निकाय होगी, वो किसके साथ मिलकर काम करती है, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। और परिसीमन आयोग की जो संरचना होती है, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के, और परिसीमन आयोग की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। क्लियर हो गया होगा। इस आयोग में और भी सदस्य शामिल होते हैं, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त, सहयोगी सदस्य भी होते हैं। इसमें क्या होता है, आयोग परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ये आयोग क्या करेगा, इसके क्रियान्वयन के लिए हर राज्य से 10 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, जिनमें 5 क्या होंगे, 5 जो होंगे वो लोकसभा से, और 5 जो होंगे उस राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे, जिस राज्य से संबंधित होंगे उस विधानसभा के सदस्य होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो सहयोगी सदस्य होते हैं उनको लोकसभा स्पीकर या फिर संबंधित जो राज्य होगा उसके विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर कुछ और भी अधिकारियों को बुला सकता है, जैसे महापंजीयक, जनगणना आयुक्त, या फिर भारत के सर्वेक्षक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी। तो ये सब जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। और एक और लाइन इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ये भी नोट करिएगा कि अभी तक स्वतंत्रता के बाद से देश में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, क्योंकि बोला ना कि हर जनगणना के बाद होता है। तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहला परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, वर्ष 1952 में किया गया था। दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत 1963 में किया गया था। तीसरा 1972 के तहत 73 में ही किया गया था। और चौथा जो है वो 2002 में किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्री वन्य अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो किसने किया है?
नाडु ने किया है। किसने किया है इसको? तमिलनाडु ने किया है। देख लेते हैं क्या है, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो इसमें क्या है, मन्नार की खाड़ी में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, मन्नार की खाड़ी में क्या कर जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए तमिलनाडु ने मरीन एलीट फोर्स, एक मिनट, मरीन एलीट फोर्स का क्या किया, गठन किया है। और समुद्री वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए राज्य ने इसकी 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। उस राज्य में इसकी 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जो क्या करेंगी, जो समुद्री जानवर हैं उनकी तस्करी, रोकथाम, अवैध शिकार, तो इसके लिए ये क्या किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर, एक तो आपका पाक खाड़ी में शामिल, और दूसरा पाक खाड़ी में पहला, और दूसरा जो है मन्नार बायोस्फीयर की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य बस यही है कि समुद्री क्षेत्र का संरक्षण करना, सतत प्रबंधन मजबूत करना, समुद्र और जो तटीय वन्यजीव होंगे उन पर जो आपदाएं आएंगी उस पर क्या करना है, नजर रखना है। तो क्लियर हो गया होगा। मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी लगभग देखा जाए तो 675 किलोमीटर क्या है, लंबी तटरेखा है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी प्रवाल भित्ति, चट्टानी तट, रेतीले समुद्र, मैंग्रोव, समुद्री शैवाल, समुद्री घास, तो इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों का ही क्या है, एक घर है। इसमें देखा जाए तो व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री कछुआ, इन सभी जैसे मौसमी प्रवासित समुद्री जो स्तनधारी हैं, उनके अलावा लुप्तप्राय मूंगे, मोलास्क, ये सब भी क्या है, इन लोगों का भी क्या है, ये घर है मन्नार की खाड़ी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों क्षेत्रों को जीव विज्ञानी स्वर्ग माना जाता है। और यहाँ पर कई दशकों में से देखा गया है 4223 से अधिक वनस्पतियाँ और जीवों का क्या है, यहाँ पर दस्तावेजीकरण किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपना देख लेते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और फैक्ट बता दें, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु मैप पे चलते हैं, एक मिनट। तमिलनाडु, एक मिनट बस कहाँ चला गया, ये देखिए, ये केरल और ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है इसके तट को क्या कहते हैं, पूछा हुआ है क्वेश्चन, कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये केरल वाले तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो किससे होती है, लौटते मानसून से होती है, लौटते मानसून से होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि यहाँ पे यहीं पर क्या है, तमिलनाडु में ही क्या है, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, जो कि किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और यहीं पर क्या है, तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जिसको अभी हाल ही में क्या मिला था, T/2 पुरस्कार मिला था। T/2 पुरस्कार क्या होता है, जो टाइगर को क्या करते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, जो लक्ष्य है उसको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, दुगना। तो इसी के लिए T/2 रखा गया कि टाइगर T/2। तो ये लास्ट टाइम यूपी के पीलीभीत को मिला था और इस बार किसको मिला है, सत्यमंगलम, तमिलनाडु के। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, भारत को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान प्राप्त हुआ है। तो ये किससे प्राप्त हुआ है, अमेरिका से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है P-81, ये इसको मिला है। ये क्या है कि जो 4 अतिरिक्त विमान में से ये चौथे नंबर का है, जिसपे इसके लिए क्या किया गया था, 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगर बात करें कि रक्षा मंत्रालय जो है उसने क्या किया था, रक्षा मंत्रालय 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए हस्ताक्षर करते हैं एक अनुबंध पर। फिर बाद में क्या होता है, 2016 में 4 और P-81 विमान पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये जो 4 बाद में किया गया, इसी में से क्या है, चौथा ये मिला हुआ है। इसी उन 4 अतिरिक्त विमानों में से ये चौथा है, ये इनको भारत को प्राप्त हुआ है अमेरिका से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें P-81 समुद्री कश्ती विमान की, तो ये क्या है, एक लंबी दूरी की क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है।
और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो P-8A पोसीडॉन का ये एक क्या है, प्रकार है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और भारत जो है इस विमान के लिए बोइंग का पहला इंटरनेशनल ग्राहक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना ने 2013 में फर्स्ट जो अपना था P-81 विमान, इसको नौसेना में शामिल किया गया था इसको, जिसे बोइंग ने अमेरिकी नौसेना के पुराने P-3 बेड़े के बदले में इसको विकसित किया था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये लगभग 10 घंटे की अपनी हाई स्पीड और इसकी जो शक्ति है, सहन शक्ति है, उसके साथ ये क्या करती है, भारत की जो बहुत ही तत्काल और विस्तारित निगरानी बनाए रखने में ये क्या है, सक्षम है, ये आपका P-81 समुद्री गश्ती विमान। और देखा जाए नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केएन ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर तेल की खोज की है, तो कहाँ पर की है, राजस्थान के बाड़मेर में की है, राजस्थान के बाड़मेर में की है। तो ये सोमवार को क्या हुआ है, यहाँ पर एक नए तेल क्षेत्र की घोषणा की, मतलब खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है दुर्गा। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो तेल की खोज जहाँ की गई है राजस्थान के बाड़मेर में, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, दुर्गा रखा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा अभ्यास प्रश्न है, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है आज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को इन्वायरमेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, और सैटरडे को तो स्पेशल टॉपिक होता है। तो आज ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। ऑप्शन है MJ ब्रैडशॉ, M निकोलसन, RH विटेकर, WM एडम्स। तो बस कभी जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई थोड़ा बहुत पढ़ा तो वो तो थोड़ा सा गेस लगा लेगा कि ये तो कभी सुना नहीं, हाँ ये हो सकता है, तो उससे भी आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका कि हरित विकास का लेखक कौन है, WM एडम्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, तो डायरेक्ट आंसर बता देना, बहुत लंबा वीडियो बन चुका ऑलरेडी। तो ये क्या है, इसके प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं उनका नाम है मसानोबू फुकुओका। अब नाम से ही पता चला होगा, फुकुओका से पता चल गया होगा कि ये कहाँ के हैं, ये जापानी कृषक और दार्शनिक हैं। क्लियर हो गया होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको तो अभी मैंने कल डिस्कस किया था। ये कब मनाया जाता है, 8 लिख दिया मैंने, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1973 में मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। ये स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 का। ये भी पूछते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन किस ईयर में हुआ था, 1972 में हुआ था। तो पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, स्टॉकहोम में जो हुआ था 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, ये जो था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। और यहीं पर निर्णय लिया गया था कि क्या करेंगे हम लोग, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। कह रहा है पारिस्थितिकी जो है किन दो के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। पति और पत्नी तो हो ही नहीं सकता, हटा दो पहला, इसको तो तुरंत हटा दो देख के ही। बचा आपका जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल। तो मृदा और जल भी आप स्किप कर सकते हैं, मनुष्य और वन भी स्किप कर सकते हैं। बचा क्या, जीव और वातावरण। तो पारिस्थितिक जीव जो है विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं, जीव समुदाय जो होते हैं वो मतलब जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य क्या होता है, पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है, जिसमें जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच क्या होता है, एक सक्रिय संबंध होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पारिस्थितिक की सफलता को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं कि ये जो है पारिस्थितिक की संकल्पना को जो प्रस्तावित किया गया था, उनका क्या नाम था, टांसले।
इंपॉर्टेंट है ये। टांसले, तो टांसले ने क्या किया था 1935 में, 1935 में इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की थी। इनके अनुसार क्या था, इन्होंने क्या कहा, बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है भौतिक तंत्र का एक प्रकार है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटक से होती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, देख लेते हैं क्या। यह जैविक और अजैविक दोनों संगठक से युक्त है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जैविक अजैविक दोनों है तो सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल। यह एक बंद तंत्र होता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल। अब जब ये तीनों सही लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, खुला तंत्र होता है। ये क्या होता है, खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है और जो पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है, कंटिन्यूअसली लगातार जो होता है इनपुट और आउटपुट होता रहता है, निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। इसीलिए और बंद तंत्र में ये क्रिया हो नहीं पाएगी, तो इसीलिए क्या होता है, यह एक प्रकार का खुला तंत्र होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से करिएगा, आप बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नहीं, और बाकी कल हम कोशिश करेंगे, भूल जाते हैं नहीं तो मैं इसका, वैसे मैं कोशिश करूँगी पूरा कि इसका मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में है इसलिए पूछा गया, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। 6 से 27 मार्च 2022 तक भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नामक युद्धाभ्यास में भाग लेगी, इंग्लैंड। किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, संजीव सान्याल। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है, चंद्रभान ख्याल। कौन सी कंपनी अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है, जेपी मॉर्गन। नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस नाम से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 में किसके द्वारा जारी की गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस देश ने हाल ही में सीडोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, इजराइल। हाईबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जापान। और सबसे पहले कौन लॉन्च की थी, जर्मनी। और सबसे ज़्यादा कहाँ, यूरोप। मैंने कल तीनों बताया था। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सहमेधा छात्रवृत्ति को कितने साल तक की अवधि की जारी रखने की मंजूरी दी गई, 5 ईयर्स। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, फरवरी माह के तीसरे शनिवार को। यहाँ गलत हो गया था, सप्ताहिक शनिवार। किसने 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, श्री राम नाथ कोविंद ने। तो मैंने सब बता दिया है आप लोग को। ये देखिए, फेस्टिवल एट खजुराहो, इसी पर बेस्ड वो क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, हमले के दौरान यूक्रेन के क्या हालत है, पूरे जाम लग गया है। और तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज को थोड़ा आप लोग अपनी तरफ से सपोर्ट करिए और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको सब्सक्राइब कर दिया करिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों उनके साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं हम अपने सैटरडे स्पेशल टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।